नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपने 19 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट मिल चुके हैं। इसके क्वेश्चन मिल चुके हैं आपके 20 में से आपके 20 क्वेश्चन इसके जी के जीएस के मिल चुके हैं 19 क्वेश्चन। और इसमें 6-7 क्वेश्चन आपके हिंदी के मिल चुके हैं। इसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बार बार रिपीट होकर पूछे जा रहे हैं। तो इस एनालिसिस ज़रूर देखते रहें जिन बच्चों का भी है आगामी शिफ्टों में। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें इस वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका फर्स्ट शिफ्ट का। ये आपके 19 फरवरी की है। प्रसिद्ध नृत्यांगना थी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो ये भारतनाट्यम हो जाएगी। 1957 में इन्हें पद्म भूषण, 1977 में पद्म विभूषण और 1973 में उन्हें मद्रास संगीत अकेडमी द्वारा संगीत कला निधि से सम्मानित किया गया है। इसकी कला निधि की स्थापना 1952 में हुई थी, तो ये ध्यान रखना है। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी संगीत कला निधि की। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू हुआ था? तो ये यहाँ से पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चाहे इसमें योजना अवकाश से जहाँ पर एक गैप हुआ था उसको योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। तो चाहे योजना अवकाश हो, चाहे अपनी 12 की 12 योजना हम। तो रोलिंग प्लान कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद आया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आया था, क्योंकि इसमें ये आपकी 1974 से 1979 तक ये चलनी थी, लेकिन आपकी एक वर्ष पहले इसको समाप्त कर दिया था मोरारजी सरकार की। मोरारजी प्रधानमंत्री बने थे उस समय, तो उस समय रोलिंग प्लान शुरू किया गया था 1978 से 1980 तक। ये जनता पार्टी की सरकार थी, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रथम एशियाई खेल निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो प्रथम एशियाई खेलों से आपको प्रश्न पूछने लगे हैं। इसमें पूछा था कि भारत में एशियाई खेल कब कब खेले गए? तो 1951 में और 1982 में ये खेल खेले गए थे। लेकिन अब आज क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम वर्ष आयोजित कब किए गए थे? 1951 में दिल्ली में आयोजित किए गए थे। इन्हें एशियाई खेलों के नाम से जाना जाता है। आपके अब तक थाईलैंड में यह सबसे ज़्यादा बार एशियाई खेलों की मेज़बानी की गई है। और इसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है, आगे देखते हैं। साल 2026 में 20वें एशियाई खेल है जापान आईची नागोया में आयोजित किए जाएंगे। 2030 के 21वें खेल कतर दोहा में किए जाएंगे। साल 2034 के 22वें एशियाई खेल सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इनको आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे खिलाड़ियों के। इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको बताना था इनमें से कि आपका कौन सा बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो सुमित अंतल जो जेवलिन थ्रो से थे, अमन सहरावत फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंधित हैं। भारतीय पहलवान ये भी ऑप्शन में दिए गए थे। देवेंद्र झाझड़िया जो पैरा भाला फेंक हैं। और जो प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। वह बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर से आए हैं। उन्होंने टोक्यो 2020 में पैरा ओलंपिक में पुरुष एकल SL3 बैग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ये ध्यान रखना है। ये कहाँ के, ये भी पूछा जा सकता है। वैशाली बिहार के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत कैबिनेट सचिव कौन थे जो 5 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए? तो राजीव गौबा थे। सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव राजीव गौबा थे। 30 अगस्त 2024 को ये सेवानिवृत्त हुए हैं। टीवी सोमनाथ भारत सरकार के 33वें नए कैबिनेट सचिव हैं। पूछा जाए तो कौन है? टीवी सोमनाथ, जो IAS की रैंक 1 में आते हैं। तो 10, 20, 15, 25 या 30 साल बाद नौकरी करने के बाद इनको ये पद दिए जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे इसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें है, पद्मजा सुरेश किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये भारतनाट्यम से हो जाएंगे। भारतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का हो जाएगा। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अभी पद्मजा शास्त्रीय नृत्य से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। और जो आपका सत्रिया
नृत्य है। यहाँ से आपके इसकी शुरुआत कब हुई, इसमें कौन से राज्य का है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको जरूर पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के 26वें नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बन जाएंगे। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान ले गया है, जो 29 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त हो गए थे। यहाँ पर 2029 को अप्रैल में सेवानिवृत्त हो गए थे। नौसेना दिवस आपका 8 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना एकेडमी आपकी कहाँ पर स्थित है, आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक, इसमें पूछा गया है कि अगला क्वेश्चन है इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक दूसरा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा लिंगानुपात का मतलब है कि आपकी 1000 पुरुषों पर आपकी कितनी महिलाएं इसमें कितनी है, या 930 है, या 999 या 1084 है। तो इसमें आपका लिंगानुपात का पता चलता है। अगर 1000 से ज़्यादा है तो लिंगानुपात बड़ा है, अगर इसमें 1000 से कम है, 900 के आसपास, 800 600, तो इसका लिंगानुपात कम माना जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? केरल का है। 1000 पुरुषों पर 1084 इसमें महिलाएं हो जाएंगी। और आपके दूसरे नंबर का पूछा था, इसमें ऑप्शन या तो आपको तमिलनाडु दिया गया होगा या आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, क्योंकि इसमें 996 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं। और इसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाता है, 993 इसमें महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और दमनदीप, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कही जाए तो सबसे कम 618 दमनदीप में हो जाएंगी केंद्र शासित प्रदेश में। अगर राज्य की बात करी जाए तो हरियाणा में सबसे कम हो जाएंगी। किस में हो जाएंगी? हरियाणा में 889 इसमें हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन आ जाता है 79, सॉरी इसमें 79 है, 879। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प नीति की दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार था। इसमें आपकी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेके 1961 के बीच में थी। इसमें आपके पेशांत चंद महालनोबिस, जो इनको पीसी महालनोबिस के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं के आधार पर थी। और ये औद्योगिकरण की नीति पर थी। 1951 से 1956 के बीच में जो पहली पंचवर्षीय योजना या प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, वो हेराल्ड डोमर के आधार पर थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब रज पर्व मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नैऋत्य का जश्न मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। इसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह नैऋत्य का 3 दिवसीय त्यौहार है। कितना है? 3 दिवस तक इसका आयोजन किया जाता है। यह त्यौहार जून महीने में मनाया जाता है, जब खूब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जब मानसून आते हैं। ये मानसून की आने की खुशी में ये मनाया जाता है। जैसे आपका रज पर्व हो गया, इसे रजा पर्व कहते हैं। जैसे नुआखाई हो गया, फसल की कटाई पर मनाया जाता है उड़ीसा में। और ये प्रमुख नृत्य हैं और इनको ध्यान रखना, त्यौहार हैं ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करेगा? तो अनुच्छेद 41 हो जाएगा, जो आपकी नीति निर्देशक तथ्य हैं। यहाँ से आपके या तो एक व्यक्तिगत आपका अनुच्छेद पूछा जा रहा है, या पूरा पूछा जा रहा है कि नीति निर्देशक तथ्य को कितने कितने अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में हो जाएंगे। और नीति निर्देशक तथ्य कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए हो जाएंगे। आयरलैंड से इनको लिया गया है, भारतीय संविधान में इनको जोड़ा गया है। और नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है। जैसे ही सरकार के पास या राज्य के पास रुपया आएगा, व्यवस्था होगी, वैसे वैसे जनता को ये सुविधाएँ देते जाएगा। अगर सुविधाएँ नहीं देगा तो इसमें परिवर्तनीय कोर्ट में इसके खिलाफ जनता कोर्ट नहीं जा सकती है। ध्यान रखना है, ये परिवर्तनीय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पानी और स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए किस विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl2, यह एक कीटाणुनाशक है। और इसमें जल में जितने भी इसमें कीटाणु हो या छोटे वगैरह जीवाणु हो, इसमें इनको नष्ट कर देता है और पानी को साफ कर देता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत शिशु लोन में कितने रुपए तक की धनराशि दी जाती है? तो
50,000 रुपये तक की धनराशि इसको दी जाती है शिशु लोन में। ये 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। एक होता है आपका शिशु लोन हो जाएगा, एक किशोर लोन हो जाएगा और या आपका तरुण लोन हो जाएगा जो वयस्कों को दिया जाता है। तो देख लेते हैं कितनी कितनी राशि दी जाती है इसमें। शिशु को 5,000 रुपये तक का लोन दिया, 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। कि किशोर को आपको 50,000 से 5 लाख तक के बीच में लोन दिया जाता है। जो तरुण जो वयस्क होते हैं उनको 5 लाख से लेकर 10,000 लाख तक के बीच में इनको लोन दिया जाता है। लेकिन इसमें बदलाव किया गया है। 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि PMMY के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। नई सीमा 24 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो तरुण को आखिरी इसका सीमा कितनी थी 10 लाख थी, इसको 20 लाख बढ़ा दिया गया है। तो इसमें शिशु लोन में भी बढ़ के वृद्धि हुई होगी और अन्य में भी वृद्धि हुई होगी। और आगे इसमें चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कौन सा आ जाता है? अगला क्वेश्चन आ जाता है राज्यपाल को पद ग्रहण के समय किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत इसमें 159 के मुताबिक इनको शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है या नहीं है तो न्यायाधीश के सबसे वरिष्ठ न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश इसको शपथ दिलाते हैं। जैसे आपका ये राज्य है, यहीं के राज्य के मुख्य राज्यपाल बनना है तो यहाँ के जो आपका हाई कोर्ट होगा, यहाँ हाई कोर्ट के सबसे जो मुख्य न्यायाधीश होंगे इनको शपथ दिलाएंगे। और ये राज्यपाल इस्तीफा किनको दे सकता है? ये राज्यपाल इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है, ध्यान रखना है। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड काइजन के शासनकाल में हुआ था। इन्होंने जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू कर दिया गया था। इसका ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका आपका रद्द इसको कब किया गया था? तो 1911 में इसको रद्द किया गया था। लगभग ये आपका 6 साल चला था ये बंगाल विभाजन। और लॉर्ड काइजन इसका में उस समय आपका बायस रहा था। अगला क्वेश्चन है पहाड़ों के बीच जमा पानी को आमतौर पर इसमें क्या कहते हैं? तो इसको भूजल या जल भृत कहते हैं। यह पृथ्वी की सतह के नीचे मिट्टी, रेत और चट्टानों के बीच दरारों और छिद्रों के बीच इसमें पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है महाजनपद काल के दौरान शासक भाग या हिस्सा नामक कर वसूलते थे, जिसे किसी उपज का हिस्सा कितना देना पड़ता था, जिसको भाग या हिस्सा कहा जाता था। ये आपकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का इसमें उदय हुआ था, जिसमें सबसे शक्तिशाली जनपद मगध था। ठीक है, कौन सा था? मगध। इसकी राजधानी आपकी वैशाली थी। आपकी पहले इसकी राजगृह थी, फिर आपकी पाटलिपुत्र हो गई। तो यह आमतौर पर 1/6 हिस्सा दिया जाता था। जैसे आपके पास 60 क्विंटल आपके पास अनाज हुआ है, तो इसमें से अगर 60 क्विंटल का 1/6 किया जाए, 1/6 किया जाए तो 10 भाग आपको 10 क्विंटल अनाज आपको सरकार को देना होगा। और सरकार इसमें इसके द्वारा आपकी प्रशासनिक व्यवस्था देखती थी, या कभी अकाल पड़ रहा है तो वो देखा जाता था। पूरा आपका राज्य इसी के आधार पर चलता था, कर व्यवस्था पर। और अगला क्वेश्चन आ जाता है जिसके समान कोई दूसरा नहीं है उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहा जाएगा। और खीर शब्द का तद्भव इसमें पूछा गया था, तो इसमें क्षीर हो जाएगा। और तद्भव तत्सम का हमने आपको विस्तार से वीडियो बना दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ जाएं और उसको ज़रूर देख लें। और अन्य भी आपके पंचवैसी योजना हो या आपके विलोम शब्द हो, बहुत से सारे इसमें वीडियो डले हैं, जाके देख लें, आपको फ़ायदा होगा। और एनालिसिस की भी वीडियो डली हैं, आप जाके देख लें। आपको एनालिसिस जितना भी करवा दिया है वहीं से रिपीट होकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो भी आपको जाके ज़रूर देख लें। इसके बाद अनुकूल शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था, उसका प्रतिकूल हो जाएगा। हिंदी के क्वेश्चन है। 1 और 1 11 होना मुहावरे का असर है। तो एकता में शक्ति हो, जैसे 1 और 1 जब 2 हो जाएंगे तो इन दोनों की शक्ति को कोई मतलब बड़ी शक्ति हो जाएगी और तोड़ने में इनको दिक्कत होगी, तो एकता में शक्ति होती है। यही इसका हो जाएगा। इसके बाद उद्धत का
जो उद्दंड उद्दंड है इसका विलोम शब्द पूछा गया था विनीत। उद्दंड मतलब शैतान कहना, किसी को परेशान करना या चालाक होना। विनीत मतलब शांति प्रिय व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है उत्थान का विलोम शब्द, यहाँ पर पतन पूछा गया था। तो आपके विलोम शब्द से यहाँ से लगभग 3 से लेकर 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको ध्यान रखना है। और आज आपकी जो कौन सी थी, ये फर्स्ट शिफ्ट थी, ये आपकी 19 फरवरी की, इनको ज़रूर याद रखना है और इनको एनालिसिस ज़रूर कहते रहे जिनका भी आगामी शिफ्टों में है। और जहाँ जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं उनका टॉपिक का पर वीडियो ज़रूर बना दे रहे हैं हम, और बने हुए हैं, जाके चैनल पर देख लें, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद साथी।